ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है? ओवरऑल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब पूरे इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है उसके टोटल को एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। ओनली डिमांड का मतलब होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक कमोडिटी की कितनी डिमांड है इकोनॉमी में, मार्केट में। लेकिन एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है इकोनॉमी में, उसको एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम फॉर्मूले के थ्रू देखें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस में आई, यानी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, यानी हिंदी में घटक कहा जाता है ना। क्या क्या एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले की यहाँ मैंने एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लिखा हुआ है विच इज सी प्लस आई। ये 2 सेक्टर मॉडल है, आपके सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो इस तरीके से भी लिखा जाता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दिस इज 4 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉम्पोनेंट ऐड किए मैंने एग्रीगेट डिमांड में, तो ओवरऑल ये इंक्लूड होता है एग्रीगेट डिमांड में। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि AT इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी एग्रीगेट डिमांड में केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब आपसे कंपोनेंट पूछा जाता है, और जनरली ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आता है, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स, उसके घटक क्या है, तो आपको ये चारों एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर है यानी हाउस होल्ड सेक्टर है, वो लोग जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं उसको यहां पर इंक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, मशीन्स कैपिटल गुड्स जो होते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता है। थर्ड वन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी की कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है उसको, और ये तो तीनों डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो यहाँ के गुड्स की ही डिमांड करें, केवल फॉरेन के गुड्स की भी डिमांड करते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे गुड्स की डिमांड भी करते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड और सप्लाई होता है। तो फॉरेन कंट्रीज के साथ जो डिमांड एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड और सप्लाई होता है, उसके नेट को कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कितना एक्सपोर्ट हुआ यहाँ से माइनस कितना इंपोर्ट, उसका जो नेट होता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो जब हम इन चारों कंपोनेंट को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपको ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड शो करता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई। क्लियर? ठीक है, आपको इन चारों पॉइंट्स को लिखना है होता है और उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये आपके कंपोनेंट्स हो जाते हैं एग्रीगेट डिमांड के। नेक्स्ट वन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जितने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं सप्लाई, जो बनाते हैं मार्केट में लेकर आते हैं, तो पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है बाय द प्रोड्यूसर्स, उसके टोटल को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। और एग्रीगेट सप्लाई के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। और ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो एग्रीगेट सप्लाई
इस तरीके का 45 डिग्री एंगल का ड्रॉ किया जाता है ना। इसको आउटपुट कह सकते हो आप। ग्राफ क्लियर है आपको, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ, एग्रीगेट सप्लाई और क्या इनका मीनिंग है ना। अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स की बात करते हैं कंजम्पशन और सेविंग से रिलेटेड। जैसे पहला है एपीसी, जिसका मतलब, जिसको डिफाइन करते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी, सी फॉर कंजम्पशन, कंज्यूम फॉर कंजम्पशन, ये कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई। एपीसी बताता है कि इकोनॉमी में लोग अपने इनकम का कितना कंज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि आपकी इनकम 100 रुपीज है और आप उसका 80 रुपीज कंज्यूम कर लेते हो, तो एपीसी विल बी 0.8। तो 0.8 ये शो करता है कि आप अपने इनकम का 80% क्या कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है ना। सेकेंड वन एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां एपीसी सेविंग को डिनोट करता है, यानी एपीसी शो करता है, सॉरी एपीएस शो करता है इनकम और सेविंग के बीच का रेशो। यहां मैंने बताया आपको कि आप 100 रुपीज की इनकम का 80 रुपए कंज्यूम करते हो तो कितना सेव करते हो, 20 रुपीज। सेविंग 20, इनकम आपका 100। यानी अगर एपीसी 0.2 है, सॉरी एपीएस अगर 0.2 है, तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है कि आप अपने इनकम का कितना सेव करते हो। क्लियर हो? थर्ड सिनेरियो है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है विच इज डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अपनी इनकम में जो चेंज होता है उस चेंज का आप कितना कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम पहले 100 रुपीज थी और आप उस 100 रुपीज का 80 रुपीज कंज्यूम कर रहे थे और अब आपकी इनकम इंक्रीज होकर 500 हो जाती है, कितने का चेंज आया, 400 का। आपकी इनकम में कितने का चेंज आया, 400 का। तो अब आप उस 400 का कितना कंज्यूम करोगे, दैट विल बी एमपीसी। क्योंकि 100 में 80 रुपए तो हम कर ही रहे हैं, जो 400 इंक्रीज हुआ है उस इंक्रीज का कितना हम कंज्यूम करेंगे, उसको एमपीसी। एक टेबल प्रिपेयर करूंगा अभी, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको कि कैसे कैलकुलेट होता है। एंड द लास्ट टर्म इज एमपीएस, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी आप अपने इनकम के में चेंज का कितना सेविंग में अपनी इनकम की चेंज का कितना सेव करते हो, है ना। एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि इन चारों वैल्यूज का क्या मतलब होता है और ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इनकम पता है, आपका इनकम 0 से स्टार्ट हो रहा है फिर 600 तक। कंजम्पशन गिवन, 0 पे कंजम्पशन कितना है, 40 है, 100 पे 120 है, और ऐसे ऐसे कंजम्पशन गिवन। इनकम है, कंजम्पशन है, क्या हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनकम का जो भी पार्ट होता है या तो कंज्यूम किया जाता है या सेव किया जाता है, यही तो होता है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और आप 80 रुपए कंज्यूम कर रहे हो तो कितना सेव किया, है ना। तो अगर इन तीनों में से 2 वैल्यू पता है तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। y और s पता है तो y में से s माइनस करके c आ जाएगा,
y और c पता है तो y में से c माइनस करके s हो जाएगा। तो अब हम s कैसे कैलकुलेट करेंगे, y माइनस में c, 0 माइनस में 40 कितना आएगा माइनस 40, 100 माइनस में 120 तो माइनस का 20, 200 माइनस 20 0, माइनस करते जाएंगे इसको, ठीक है। एपीसी का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, c डिवाइडेड बाय y। तो आपको सिंपली क्या करना है, c को डिवाइड करते जाना है y से। 40 डिवाइडेड बाय 0 इनफिनिट आता है, 120 डिवाइडेड बाय 100 1.2 आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 200 1 आएगा, 280 डिवाइडेड बाय 300 0.93 आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 400 0.9 आ जाएगा, 0.88 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 0. तो हमने यहां पर एपीसी कैसे कैलकुलेट किया है, c डिवाइडेड बाय y, है ना। एपीएस का क्या फॉर्मूला है, f फॉर्म में y। तो अब आपको s को डिवाइड करते जाना है y से, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 0, 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगा हमेशा, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस का 0.2 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 200 0 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 300 0.07 आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 400 0.10 आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 500 0.12 आ जाएगा, ठीक है। एपीसी और एपीएस कैलकुलेट करना आया। एमपीसी का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और पहले यूनिट पे कभी भी आप चेंज नहीं बता सकते, इसलिए एमपीसी और एमपीएस हमेशा पहले यूनिट पर इनफिनिट रहेंगे, डैश रहेंगे, जिनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। अब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी, सी में कितने का चेंज आया, 40 से 120 हो गया तो 80 का चेंज आया। वाई में कितने का चेंज आया, 0.8, यहां पर क्या आ गया 0.8। कितने का चेंज आया, फिर से 80 का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 100, फिर से 0. सब में यही आएगा। आपको बस कंजम्पशन का चेंज देखना है, उसको ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करना है इनकम के चेंज के साथ, क्लियर है। सबका 0.8 आ जाएगा। ठीक है। एमपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब सेविंग का चेंज देखो, अब पहले तो डैश ही रहेगा, कितने का चेंज आ रहा है 20 का। चेंज की जब हम बात करते हैं तो माइनस प्लस के साइन को इग्नोर करते हैं। 40 माइनस 40 माइनस 20 का डिफरेंस कितना होगा 20। 20 डिवाइडेड बाय कितने का चेंज है, इनकम का चेंज है 100, कितना आ जाएगा 0.2। माइनस 20 से 0 हो गया, फिर से 20 का चेंज, 100 का, सब में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका देखते हैं। आपको याद रखना है कि एबीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, और एमपीसी
और MPS इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे APC की वैल्यू पता है तो मैं बिना डिवाइड किए, बिना फॉर्मूला यूज किए APS की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर APC 1 है तो APS 0, 1 में से माइनस करते जाना आपको, 1 में से क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ। 1 में से 0.93 माइनस करोगे 0.07 आएगा, 1 में से 0.90 माइनस करते जाओ, ये आ जाएगा। आपको अलग से डिवाइड करने की जरूरत है, सिंपली क्या करना, 1 में से, लेकिन वहां पर गलती के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने APC की वैल्यू गलत निकाल रखी है। तो अगर आपने ये वैल्यू गलत निकाला हुआ है और फिर आप 1 में से माइनस करो तो ये तो गलत आया ही था, ये भी गलत आ जाएगा, है ना। वैसे ही MPC और MPS इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो एक में से माइनस करके दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 में से 0.8 माइनस करेंगे 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेबुलर फॉर्म में था। अब हम बात करते हैं APC और APS के बीच में डिफरेंसेस की। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। आपसे बोला जा सकता है कि एक ग्राफ प्रिपेयर करो और उसमें APC और APS की वैल्यू को शो करो। क्या क्या वैल्यूज बोल सकता है वो आपसे, कहां पर APC 1 के बराबर है, कहां पर APC लेस देन 1 है, कहां पर APC मोर देन 1 है, कहां पर APS 0 है, कहां पर APS मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, और कहां पर APS नेगेटिव है। ये 6 वैल्यूज आपको ग्राफ पर शो करने के लिए बोला जा सकता है। कैसे शो करना है, एक ग्राफ किया प्रिपेयर हमने और नेगेटिव में भी जाएगा वैल्यू। यहाँ पे हमें सबसे पहले सेविंग कर्व ड्रॉ करना है, सॉरी इनकम कर्व। इनकम कर्व ड्रॉ कर लिया हमने। इनकम 0 से शुरू हो रहा है, मैंने 0 शुरू कर दिया। देखो इनकम 0 है, 0 इनकम पर भी कंजम्पशन कितना है, 40 है। यानी आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो फिर भी आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हो, 40 रुपए तक का तो खाना ही ले रहे हो आप। कैसे पॉसिबल है, बोरो करके जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा और मांग के भी खाया जा सकता है उधार, है ना। तो जब आपकी इनकम 0 है तब भी आप कंज्यूम कर रहे हो बोरो करके, इसलिए आपका सेविंग कहां जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। कंजम्पशन कर्व 0 से शुरू नहीं होगा, 40 से शुरू होगा, है ना। और सेविंग कर्व माइनस 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन 40 है और सेविंग माइनस 40 है। यानी कंजम्पशन जितना पॉजिटिव है सेविंग उतना ही, तो हम कह सकते हैं सेविंग कहीं यहां से शुरू होगा, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन आइडिया लग सकता है ना। थोड़ा सा इसको समझाता हूं, ये सेविंग हो गया, दिस इज माइनस। यानी इन वैल्यूज को शो करने के लिए आपको पहले 3 ग्राफ करने पड़ेंगे प्रिपेयर, सेविंग का, कंजम्पशन का और इनकम का। पहले हम बात करते हैं APC कहां पर 1 होता है, इज इक्वल टू 1। इस टेबल में देखते हैं APC कहां पर 1 है, यहां पर 1 है। जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल है वहां पे APC क्या होता है, यहाँ पर है ना, कंजम्पशन और इनकम इक्वल है यहाँ पे, नहीं। जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं वहीं पर तो APC 1 होता है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बराबर है, और दोनों जहां बराबर है तो
तो हम क्या लेंगे, एपीसी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, एपीसी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ के बाद एपीसी की वैल्यू क्या हो गई, 1 से कम हो गई। 1 से कम होने का मतलब ये है, आप इनकम और कंजम्पशन को कंपेयर करो, इस पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा हो गया और कंजम्पशन, ग्राफ में देखते हैं, इस पॉइंट के बाद इनकम ऊपर की तरफ चला गया और कंजम्पशन नीचे की तरफ, यानी इनकम ऊपर की तरफ है मतलब इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन नीचे की तरफ है कंजम्पशन कम है। तो इस पॉइंट के बाद एपीसी जो होता है, यानी यहां से एपीसी की वैल्यू 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा आप देखो इसी के ऊपर तो है ना। 1 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि जब आपका इनकम कम होगा और आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा, तब आपकी एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी। इस पॉइंट के नीचे देखो, इस पॉइंट के नीचे अगर हम देखें तो कंजम्पशन ऊपर ड्रॉ हो रहा है और इनकम कर्व उसके नीचे। कंजम्पशन ऊपर ड्रॉ हो रहा है मतलब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम नीचे ड्रॉ हो रहा है मतलब इनकम कम है। एंड इस पॉइंट के नीचे एपीसी हमेशा 1 के बराबर, 1 से ज्यादा रहेगा। एपीएस 0, एपीएस 0 कब होता है, जब एपीसी 1 के बराबर होता है, नहीं। और आप देखो एपीसी यहां 1 के बराबर है, तो इसी पॉइंट पर जो एपीएस होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लेस देन 1, एपीसी की वैल्यू, एपीएस की वैल्यू तो हमेशा लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब ये है कि इनकम ज्यादा रहेगा और सेविंग कम। इस पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव में आ जाता है, क्योंकि इससे पहले तो ये नेगेटिव में है, इस पॉइंट के बाद पॉजिटिव में आ जाता है। और इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो इनकम तो कहीं ज्यादा ही ऊपर है इससे और सेविंग इससे नीचे, यानी इस पॉइंट के बाद वाला जो एरिया है हम बोल सकते हैं एपीएस लेस देन 1। और लास्ट नेगेटिव कब होता है, तो इस पॉइंट से पहले ये वाला जो एरिया है किसको शो कर रहा है, नेगेटिव को शो कर रहा है। नेगेटिव कब होता है, याद रखो जब एपीएस 1 से ज्यादा होगा तब, सॉरी एपीसी 1 से ज्यादा होगा तो एपीएस नेगेटिव होगा। और इस वाले एरिया में अगर आप देखो तो यहाँ पर एपीसी जो है 1 से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है एपीएस कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन एंड इस टेबल को देखकर एक और बात पता लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, जो एपीसी का वैल्यू है ना वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंजम्पशन तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, बिना खाए तो रह ही नहीं जा सकता ना। और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, आप खा नहीं रहे हो, है ना। एपीएस को देखकर क्या पता लगता है हमें कि एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, लेकिन कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा ये। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और हमने पढ़ा कि ये 0 हो नहीं सकता। ये 1 के बराबर नहीं हो सकता है और ना ही 1 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इनके बीच में डिफरेंसेस आपको देख लेना है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगली क्लास में करूंगा।